Hello students, in this video we are going to start our new chapter number 9, mechanical properties of solid. So let us start our chapter mechanical properties of solid. सबसे पहले प्यारे बच्चों हम इसमें एक टर्म पढ़ेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। यह हमारा पहला टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? जब भी हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो दो रिजल्ट हमें मिलते हैं। या तो हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, जैसे ये मार्कर मेरी हथेली पर है, मैंने इसको ऐसे फोर्स लगाया और इसकी पोजीशन में चेंज कर दिया। और कई बार हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसकी शेप और साइज को चेंज करने के लिए। बात क्लियर हो गई? तो जब भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं, उसको खींचते हैं तो उसकी शेप और साइज बदल जाता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं बॉडी की शेप और साइज को चेंज करने के लिए, तो उस वक्त वो जो फोर्स है वो कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। समझ लीजिए, वो फोर्स मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो दो ही काम करता है, या तो बॉडी की पोजीशन में चेंज करता है या बॉडी की शेप और साइज में चेंज करता है। तो जब भी फोर्स बॉडी की शेप और साइज में चेंज कर देता है तो उस वक्त वो जो फोर्स है, हमने जो फोर्स अप्लाई करा है, वो बॉडी के लिए क्या कहलाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, तो आप लिखेंगे इट इज द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल क्योंकि अप्लाई हमने करा किस पर? बॉडी पर, तो बॉडी के लिए तो एक्सटर्नल हुआ ना, बाहर से फोर्स आया है। इट इज द एक्सटर्नल फोर्स फॉर बॉडी। बॉडी पर बाहर से लगने वाला फोर्स, हमने स्प्रिंग को पकड़ा और खींचा तो हमारे हाथों का जो फोर्स है वो स्प्रिंग के लिए क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स ही तो है। इट इज द एक्सटर्नल फोर्स for body which change the shape and size of body। सीधी सी बात, किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स जो उस बॉडी की शेप और साइज में चेंज कर दे तो वो फोर्स उस बॉडी के लिए क्या कहलाएगा? डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ओके। अब हम क्या देखते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में कई बार डिफरेंट बॉडीज पर फोर्स लगाते हैं और उनकी शेप और साइज को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जैसे हमने एक स्प्रिंग को खींचा, आप इमेजिनेट कीजिए सिचुएशन। हम एक स्प्रिंग को क्या करते हैं? देखिए, हमारे पास ये एक स्प्रिंग, अब हम इस स्प्रिंग पर दोनों तरफ क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, ठीक है। हमने स्प्रिंग पर दोनों तरफ क्या लगाया? फोर्स। तो हमें रिजल्ट क्या मिला? हमें रिजल्ट मिला कि ये स्प्रिंग क्या हो जाता है? एक्सटेंड हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। इसके बाद हम लेते हैं एक रबर, मान लीजिए ये कोई रिजिड सपोर्ट है और यहां हमने ये एक रबर का वायर लिया, रबर का वायर, और इस पर हमने क्या अप्लाई किया? मास अप्लाई किया। मास अप्लाई करते ही ये एक्सटेंड हो जाता है। ये जो रबर का वायर है, रबर का वायर, ये क्या हो जाता है? एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई रबर का वायर है, इसकी लेंथ ये है, और जैसे हम इस पर मास लगाते हैं
तो ये वायर क्या हो जाता है, खिंच जाता है। क्या ये बात समझा भाई? लेकिन जब हम अपना ये फोर्स हटा देते हैं, देखिए फोर्स अभी भी लगा हुआ है, ठीक है, हमने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया और खींच दिया, लेकिन वो फोर्स अभी भी लगा हुआ है। लेकिन जैसे हम अपना फोर्स हटाते हैं तो हम क्या देखते हैं, वो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करता है। और ऐसे ही जब मैं ये मास हटा दूंगा तो हम देखते हैं ये वायर वापस ऊपर जाता है अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने के लिए। यानी हमारे नेचर में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जब हम उन पर फोर्स लगाते हैं तो उनकी शेप और साइज में चेंज तो हो जाता है, लेकिन जब हम अप्लाइड फोर्स को हटाते हैं, कौन सी अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, जब हमने फोर्स लगाया बॉडी की शेप और साइज में चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही हम अपना फोर्स हटाते हैं तो हम देखते हैं कि बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो समझ लीजिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी, ठीक है। क्या होता है इलास्टिसिटी, तो समझिए, इट इज द प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात ध्यान देना प्यारे बच्चों, इलास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ मटेरियल। देखिए ऑब्जेक्ट अलग चीज है, मटेरियल अलग चीज है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये क्या ऑब्जेक्ट है, आप कहेंगे मार्कर, लेकिन मटेरियल क्या है तो आप कहेंगे प्लास्टिक। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज का बना होता है, मटेरियल का, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ये क्या है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे ये व्हाइट बोर्ड है, लेकिन अगर मैं बोलूं मटेरियल तो आप बोलेंगे प्लाईवुड। तो बात समझा गई, मटेरियल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां मेन बात क्या है, मटेरियल, ओके। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच बॉडी, बॉडी यानी मटेरियल की बात कर रहे हैं, ड्यू टू विच बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है, कब, आफ्टर द रिमूविंग ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, ये हमारे पास एक स्प्रिंग था, इस पर मैंने क्या लगाया, फोर्स, चाहे एक तरफ से लगाओ चाहे दोनों तरफ से लगाओ। तो हमारे पास एक स्प्रिंग था, मैंने उसको ऐसे होल्ड किया, दोनों तरफ से फोर्स लगाया, तो मेरे हाथों की जो फोर्स है वो स्प्रिंग के लिए क्या कहलाएगी, डीफॉर्मिंग फोर्स। अब मैंने अपने हाथों का फोर्स लगाया, मेरे हाथों का फोर्स स्प्रिंग के लिए क्या कहलाएगा, डीफॉर्मिंग फोर्स। मैंने उसको खींच दिया, मेरे हाथों की फोर्स ने स्प्रिंग की शेप और साइज को चेंज कर दिया। अब मैंने उसको पकड़ा हुआ है, अब जैसे मैं छोड़ता हूं तो हम देखते हैं वो स्प्रिंग वापस जाता है और अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। तो यानी स्प्रिंग के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी की। स्प्रिंग के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी की। ये मेरे पास एक रबर का वायर, मैंने इस पर एक मास लगाया और मास लगाते ही ये रबर का वायर क्या हो जाता है, खिंच जाता है। लेकिन जैसे मैं इस मास को हटाऊंगा मैं देखता हूं ये रबर का वायर फिर वैसी हो जाता है। तो यानी रबर के अंदर क्या है, इलास्टिसिटी। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया अपने हाथों का और उसको खींचा, तो स्प्रिंग का जो खींचना है वो मेरे को समझ में आता है। स्प्रिंग
क्यों खिंच गया ये हमें समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उस पर मैंने फोर्स लगाया। हमारे नेचर में बिना फोर्स के कोई काम होता ही नहीं है। अगर हमारे यूनिवर्स में कोई काम हो रहा है तो डेफिनेट है देयर मस्ट बी अ फोर्स। तो हमने स्प्रिंग को लिया और उसको खींचा, तो ये बात हमें समझ में आती है कि स्प्रिंग को खींचने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे हाथों का फोर्स। लेकिन जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो वो स्प्रिंग वापस क्यों गया? क्योंकि हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाया, यानी कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स था जो स्प्रिंग को वापस लेके जाता है। तो जैसे ही हम अपने इस फोर्स को हटाते हैं, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग F क्या होता है? ये स्प्रिंग ये जो स्प्रिंग स्ट्रेच था, हम देखते हैं वापस क्या होता है, दबता है और ये फिर अपनी उसी शेप और साइज में आ जाता है। जैसे ही हमने अपना फोर्स लगाया, हमने अपना फोर्स हटा दिया, हम देखते हैं स्प्रिंग वापस जाता है और इस तरह से हो जाता है। तो ये फोर्स कौन था जो इसको वापस लेके आया? ऐसी मैंने जैसे ही अपना ये मास हटाया तो हम देखते हैं मास हटाने के बाद ये फिर वैसी हो गया, जैसी मास हटाया ये फिर वापस ऊपर जाता है। तो यानी कोई ना कोई तो फोर्स था। देखिए ये स्प्रिंग क्यों खिंच गया? mg की वजह से। जब तक ये mg रहेगा ये वायर खिंचा रहेगा, और जैसे हम इसको हटाते हैं, ठीक है, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। तो ये हमें समझ में नहीं आया कि वो यानी कोई ना कोई तो फोर्स है जो मटेरियल को हेल्प कर रहा है अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने के लिए। तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ मटेरियल होते हैं जिनकी शेप और साइज में चेंज हो जाता है जब हम उन पर फोर्स लगाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना फोर्स हटाते हैं तो हम देखते हैं वे मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। और जिन मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है उनको हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। द मटेरियल which have the property of the material which have the property of elasticity are called elastic material। ठीक है, जिन मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होती है उन मटेरियल को प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक मटेरियल। एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम्पल, तो रबर। रबर क्या है? एक इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। और ये जो मेरा स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग किस चीज का बना होता है? स्टील का। ये वायर किस चीज का बना है? रबर का। ये स्प्रिंग किसका बना है? स्टील का। स्टील। तो कोई आपसे अगर आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि गिव द एग्जांपल ऑफ इलास्टिक बॉडी, रबर, स्टील, ये सब क्या होते हैं? इलास्टिक मटेरियल होते हैं। अब हमें समझना है कि ठीक है, हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो बॉडी में क्या आ गया? चेंज आ गया। लेकिन जैसे ही हम अपना फोर्स हटा देते हैं तो हम देखते हैं बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करती है। क्यों करती है? और वो कौन सा फोर्स है जो उसको क्या करता है? हेल्प। तो उसको जरा समझेंगे। तो एक बात देखो बच्चों, हर चीज किससे मिलकर बनी है?
एटम से। तो ये जो मेरा स्प्रिंग है इसके अंदर, ये जो हमारा स्प्रिंग है इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे एटम्स ही तो होंगे। स्प्रिंग में क्या होंगे, एटम्स। ठीक है, तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल क्या हो जाता है, खिंच जाता है। लेकिन ये जो एटम है, ये मटेरियल के जो एटम है ये चाहते हैं कि हम वापस अपने क्या आ जाए। देखिए एक बात बताइए, जब आप फोर्स लगाएंगे तो एटम के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो एटम ये चाहते हैं कि भाई हमारे बीच का जो डिस्टेंस था वो बना रहे, ना तो एटम ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए, ना चाहते हैं ज्यादा हो जाए। क्योंकि जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो एटम के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, और अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो एटम के बीच का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि एटम ये चाहते हैं कि हमारे बीच का जो स्पेस है वो मेंटेन रहे, ना कम ना ज्यादा। तो आपने फोर्स लगाया तो एटम दूर दूर हो गए। अब एटम चाहते हैं कि हम वापस आ जाएं, यानी मटेरियल के अंदर जो एटम है वे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और एटम के बीच लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स। जो फोर्स एटम के बीच में लगे इंटर एटॉमिक फोर्स, जो फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में लगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो मटेरियल के अंदर जो एटम है वे आपस में एक फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। किस लिए, वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए। यानी जब आप किसी मटेरियल में चेंज करते हैं तो मटेरियल के अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स। जो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि जैसे ये बाहर का फोर्स हटेगा हम वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारा कोई भी रिजिड सपोर्ट, तो यहां हमने एक रबर का ये वायर लिया। तो ये जो रबर का वायर है, इस वायर में क्या होंगे, एटम्स होंगे। मान लीजिए इसके अंदर 4 एटम है, 1 2 3 4 एटम है। अब जैसे आपने इस पर एक वेट लगाया तो ये वायर क्या हो जाता है, खिंच जाता है। आपने इस पर एक मास अप्लाई किया, ठीक है, मास यानी फोर्स mg। तो जैसे आप मास अप्लाई करेंगे तो ये वायर खिंच जाएगा। तो ये जो एटम है ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो जैसे ये एटम दूर होते हैं इनके बीच में एक फोर्स लगता है, इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स। और ये फोर्स क्या होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स। ठीक है, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। ये mg क्या है, डीफॉर्मिंग फोर्स। तो इंटर एटॉमिक फोर्स हमेशा किसके अपोजिट लगता है, डीफॉर्मिंग फोर्स के। अगर डीफॉर्मिंग फोर्स आउटवर्ड है तो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होगा, इनवर्ड। और अगर डीफॉर्मिंग फोर्स इनवर्ड है तो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड। ठीक है, आपने स्प्रिंग को खींचा तो डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है, आउटवर्ड। तो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या हो जाएगा, इनवर्ड। वो स्प्रिंग को वापस लाएंगे। अगर आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है, इनवर्ड। तो मॉलिक्यूल क्या लगाएंगे, इंटर एटॉमिक फोर्स आउटवर्ड। क्या ये बात समझ में? यानी ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स है ये हमेशा डीफॉर्मिंग के क्या होगा, अपोजिट होता है। तो यहां ये फोर्स क्या है, आउटवर्ड। तो यहां ये इंटर एटॉमिक फोर्स, इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। तो हमें यह तो समझ में आया कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि हमने उन पर फोर्स लगाया और उनकी शेप और साइज में चेंज कर दिया। लेकिन जैसे ही हम अपना फोर्स हटाते हैं तो हम देखते हैं मटेरियल वापस अपनी शेप और साइज को क्या करता है, रीगेन करता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और ऐसे मटेरियल जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल। क्या ये बात समझ आ गई? अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कोई भी बॉडी इलास्टिसिटी क्यों शो करती है, क्यों वो वापस अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेती है, तो आंसर है इंटर एटॉमिक फोर्स। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए
ये आपने लिख लिया होगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कॉज ऑफ इलास्टिसिटी, कॉज ऑफ इलास्टिसिटी यानी फोर्स डी हमने बॉडी पर फोर्स लगाया, उसकी शेप और बॉडी पर फोर्स लगाया, शेप और साइज में चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही हम अपना फोर्स हटाते हैं तो बॉडी वापस अपनी शेप को रीगेन करती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन क्यों करती है? तो कॉज ऑफ इलास्टिसिटी क्या है बेटा? क्या रीजन है? इंटर एटॉमिक फोर्स। एक लाइन में लिख सकते हैं ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्स। क्लियर होगी बात? इज दैट क्लियर? और इस इंटर एटॉमिक फोर्स का हम एक नाम और देते हैं, री स्टोरिंग फोर्स। समझ में बात आ गई? इंटर एटॉमिक फोर्स और इसका एक नाम और है क्या? री स्टोरिंग फोर्स। तो क्लियर हो गया? तो क्या होता है रीस्टोरिंग फोर्स? मटेरियल के अंदर एक फोर्स रीस्टोर हो जाता है, और वो फोर्स कौन सा होता है? इंटर एटॉमिक फोर्स, जो क्या करता है? बॉडी को वापस उसकी शेप और साइज में लाने का हेल्प करता है। कब? जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं। तो अगर आपसे कई बार ये भी पूछ लेते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्लियर हो गया? इलास्टिसिटी क्यों होती है? इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से। बॉडी क्यों वापस अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेती है? इंटर एटॉमिक फोर्स। और बेटा इसको हम क्या बोल देते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल देते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर इसको डिफाइन करना पड़े, इट इज द फोर्स विच हेल्प द बॉडी या मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप साइज। कब? आफ्टर रिमूविंग ऑफ डी फॉर्मिंग फोर्स। तो प्यारे बच्चों, आपको कुछ चीजें हमने सिखाने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले नंबर 1, डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो किसी भी मटेरियल, डीफॉर्मिंग फोर्स एक फोर्स है, ठीक है? कैसा फोर्स? जो किसी भी बॉडी की शेप और साइज में चेंज कर देता है। वेरी इजी। उसके बाद इलास्टिसिटी क्या होती है? ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। कब? जब बॉडी पर हम क्या हटा देते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं। बॉडी पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बॉडी में चेंज हुआ। हमने बॉडी पर फोर्स लगाया, बॉडी के अंदर चेंज हुआ। फोर्स हटा दिया, बॉडी वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। और वे मटेरियल जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक मटेरियल। और एग्जाम्पल के तौर पे रबर, स्टील और भी होते हैं, ठीक है? अब अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों बॉडी अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेती है? बॉडी के अंदर क्या बन जाता है? एक इंटर एटॉमिक फोर्स। एटम वापस अपनी जगह पे आना चाहते हैं, और इस इंटर एटॉमिक फोर्स का क्या नाम है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो बॉडी के अंदर बनने वाला एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को हेल्प करता है वापस उसकी शेप और साइज को रीगेन करने के लिए। कब? जब उसके ऊपर से रीस्टोरिंग, वो डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है या देखिए मैं आपको बता दूं, इंटर एटॉमिक फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स एक ही बात है। रीस्टोरिंग फोर्स ये हमेशा डीफॉर्मिंग फोर्स के क्या होता है? अपोजिट। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है डीफॉर्मिंग फोर्स के क्या होता है? अपोजिट। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। रीस्टोरिंग
फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स यानी इंटर एटॉमिक फोर्स, ऑलवेज अपोजिट, ऑलवेज इक्वल भी होता है, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू डिफॉर्मिंग फोर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। जो बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होता है। अगर हमने एक स्प्रिंग को 10 न्यूटन से खींच दिया तो कितना डिफॉर्मिंग लगाया? 10 न्यूटन। तो स्प्रिंग के अंदर 10 न्यूटन का रिस्टोरिंग फोर्स बन जाता है। जैसे हम अपना 10 न्यूटन हटाएंगे तो बॉडी के अंदर जो 10 न्यूटन रिस्टोरिंग बना वो स्प्रिंग को वापस लेके आता है। हमने एक रबर को 5 न्यूटन से खींच दिया तो डिफॉर्मिंग क्या हुआ? 5 न्यूटन। तो बॉडी के रबर के अंदर एक 5 न्यूटन का रिस्टोरिंग फोर्स बन जाता है। किसकी वजह से? उसके एटम की वजह से। तो जैसे हम अपना फोर्स हटाएंगे वो वापस उसको लेकर आ जाएगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर बनता है किसकी वजह से? एटम्स की वजह से। वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये जो नोमेनक्लेचर आपने सीखे कौन कौन से समझ लीजिए। डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिसिटी और इलास्टिक मटेरियल। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल को हम स्टडी करेंगे कि हमारे नेचर में कितने तरह के मटेरियल होते हैं। तो जरा समझिए। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक रिजिड सपोर्ट, इसको थोड़ा सा ऐसे कहानी के तौर पे समझिए। ये मेरे पास एक मटेरियल, ये मेरे पास एक वायर, और ये वायर किसी ना किसी चीज का बना होगा, रबर का, स्टील का, आयरन का, कॉपर का, किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा। तो मान लीजिए ये मटेरियल है एक्स, ठीक है। ये मटेरियल मैंने इसको क्या बोला? इसको मैं बोलता हूं मटेरियल एक्स मटेरियल, मैंने इसको कह दिया। ओके, और मैं ये कहता हूं इसकी जो लेंथ है फॉर एग्जांपल कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास एक मटेरियल, एक वायर जिसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और वो किस मटेरियल का बना हुआ है? एक्स मटेरियल का बना हुआ है। तो इसको, तो ये मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, वी हैव अ वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक वायर, और ये वायर किस मटेरियल का है? एक्स मटेरियल का, और इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एग्री? ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इस वायर पर, ये वायर हमारा कितना था? 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहां ये खत्म हो जाता है। अब हमने इस पर एक वेट अप्लाई किया, ये हमने इस पे क्या किया? वेट अप्लाई किया। वेट अप्लाई करते ही ये वायर क्या हो जाता है? खिंच जाता है। मान लीजिए ये वायर जैसे हमने वेट अप्लाई किया तो ये वायर इतना ए से बी लोकेशन तक आ जाता है, ठीक है। जैसे ये वायर हमने यहां पर ए लोकेशन पे मास लगाया तो ये मास नीचे खींचता है और इस वायर को क्या कर लेता है? एक्सटेंड कर देता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इस वेट को हटा, थोड़ी देर तक, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हमने वेट अप्लाई रखा, ठीक है ना। मास m अप्लाई फॉर t टाइम। मान लीजिए हमने इस मास को t टाइम के लिए क्या करा? अप्लाई करा। अब हम इस मास को हटा देते हैं,
ठीक है ना, हम इस मास को हटा देते हैं। ओके, मास गेट रिमूव, हमने मास को क्या कर दिया, हटा दिया। अब हम देखते हैं जैसे हम मास को हटाएंगे तो ये वायर वापस अपनी शेप और साइज को क्या करता है, रीगेन करता है। ये वायर वापस अपनी शेप और साइज को क्या करता है, रीगेन करता है। अब हमने इस वायर की लेंथ को मेजर किया। जब हमने मास को क्या कर दिया, हटा दिया, तो हम इस वायर की लेंथ को क्या करते हैं, फिर से मेजर करते हैं। और अब ये हमें मिला 10.2 सेंटीमीटर, यानी मास हटाने के बाद इसकी लेंथ में क्या आया, थोड़ा सा चेंज आया। क्या ये बात समझ में आ गई? पहले कितना था, 10 सेंटीमीटर का वेट, फोर्स लगाया, खिंच गया, और थोड़ी देर तक वो फोर्स क्या अप्लाई रहता है। और जब हम उस फोर्स को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि वायर वापस अपनी शेप और साइज को क्या करता है, रीगेन करता है, लेकिन थोड़ी सी कमी रह जाती है, 0.2 की कमी रह जाती है। तो ये जो मटेरियल है इसको हम बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल। क्या बोलेंगे, इलास्टिक मटेरियल। तो देखिए यहां मटेरियल ने अपनी शेप और साइज को रीगेन तो किया, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस रह गया है। तो सबसे पहले आता है इलास्टिक मटेरियल, सबसे पहले आता है इलास्टिक मटेरियल। तो कौन होते हैं इलास्टिक मटेरियल? द मटेरियल which regain their original shape and size after removing of deforming force। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। ठीक है ना, जब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, हट जाती है। क्लियर हो गया? तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, इलास्टिक मटेरियल। और इनके एग्जाम्पल क्या थे इलास्टिक मटेरियल के? रबर और स्टील, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, चलिए इस डन, ये हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 2। अब हम लिखते हैं नंबर 2 पे परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अभी हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिक मटेरियल। अब हम पढ़ते हैं नंबर 2 परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अब इलास्टिक मटेरियल और परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है, अभी आपको समझ में आएगा। तो वही मान लीजिए हमारे पास एक वायर एक्स था, हमने उसकी लेंथ मेजर करी कितनी, 10 सेंटीमीटर। उस पर हमने क्या लगाया, मास अप्लाई किया, और मास लगाने से वो वायर क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। मास को हमने थोड़ी देर तक बनाए रखा, उसके बाद हम इस मास को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो जब हमने इस मास को हटाया, तो ये मास को हमने क्या कर दिया, हटाया, तो वायर वापस अपनी जगह पे जाएगा। ठीक है, चला गया। और अब हम इसको लेंथ को दोबारा मेजर करते हैं, और हमने देखा ये अब कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा दिमाग में बात? पहले ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन तो किया था, लेकिन माइनर सी कमी रह गई थी। लेकिन अब तो इसने क्या करा है, पूरी तरह से बिल्कुल भी जीरो एरर। ठीक है, पहले 10 और मास हटाते ही फोर्स लगाया, चेंज हुआ, और फोर्स हटाते ही दोबारा से कितना हो गया, 10। तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। तो अगर आपसे पूछा जाए परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल कौन होते हैं, तो आप बोलेंगे द मटेरियल विच रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, विच रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज एग्जैक्टली। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है ना, आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर हो गया? तो बस इस हल्के से वर्ड का फर्क है। पहले भी मटेरियल ने क्या किया था, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन किया था, लेकिन माइनर से कमी रह गई थी। लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी कमी नहीं रही। क्लियर हो गया? तब हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। और ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जो ये काम करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है
क्वार्ट्ज। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम द मटेरियल विच आर परफेक्टली इलास्टिक, तो उसका एक एग्जांपल क्या है प्यारे बच्चों? क्वार्ट्ज। तो समझ में मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा इलास्टिक कौन होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कौन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, नंबर 3 है प्लास्टिक मटेरियल। कौन होते हैं प्लास्टिक मटेरियल? तो दोबारा से इस कहानी को देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन होते हैं प्लास्टिक मटेरियल। दोबारा से हमने एक वायर इमेजिनेट किया, किस मटेरियल का बना है? एक्स। लेंथ हमने मेजर किया, पता चला वो 10 सेंटीमीटर है। फिर हम उस पर क्या अप्लाई करते हैं? एक मास अप्लाई करते हैं। मास अप्लाई करने से वो वायर क्या हो जाता है? खिंच जाता है। क्लियर हो गया? मान लीजिए ये वायर मास लगाने के बाद पहले कितना था? 10। अब ये पूरी लेंथ जो है ये तो 10 सेंटीमीटर था ही, अब कितना हो गया? मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर और खिंच जाता है। ठीक है? पहले तो 10 था ही, मास अप्लाई करने पे 5 सेंटीमीटर और स्ट्रेच हो जाता है। क्लियर? हम इस मास को थोड़ी देर तक इस पर बनाए रखते हैं और थोड़ी देर बाद ये मास हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, यानी फोर्स हटा देते हैं। तो हमने देखा कि ये जो इसका एंड पॉइंट था ए, अब वो यहां आ जाता है। ठीक? तो जब फोर्स पहले कितना था? 10, फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से 5 सेंटीमीटर और खिंच गया, यानी कितना हो गया? 15। तो जब हमने फोर्स हटाया, आफ्टर रिमूविंग मास m, जैसे हमने मास हटाया यानी फोर्स हटाया, तो हम देखते हैं ये जो वायर है ये अब इतना रह गया, और जब हमने इसको मेजर किया तो ये हमें मिलता है 14.8 सेंटीमीटर। कुछ आई बात समझ में? पहले कितना था? 10, अब कितना है? मास लगाते ही 5 और खिंच गया, तो कितना हो गया? 15। फोर्स लगने से कितना हो गया? 15। लेकिन जैसे हमने फोर्स हटाया तो अब कितना है? 14.8। तो क्या इसने अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने की कोशिश करी? तो आप कहेंगे नहीं, केवल 0.2 कोशिश करी, 14.8। क्लियर हो गया? वरना इसने कोई कोशिश नहीं करी। तो प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं? द मटेरियल which does not regain their original shape and size after removing of force। वे मटेरियल जो अपनी शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाते। पहले कितना था? 10, फोर्स लगाया 15 हो गया, अब फोर्स हटाया कितना हुआ? 14.8, वापस 10 नहीं जा पाया। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक मटेरियल। द मटेरियल जो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाते तो क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक मटेरियल। तो इनका एग्जांपल क्या होगा? जैसे नीडेड फ्लोर, गुथा हुआ जो आटा होता है, हमारे घरों में काफी यूज होता है, डेली का एक हमारा हिस्सा है। तो जब हम आटे को गूंथ लेते हैं तो आप आटे को खींचिए, खिंच जाएगा, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो बहुत ही माइनर सा बस खिसकता है, बहुत ही माइनर सा, लेकिन जाता नहीं है वापस, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करता है। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 स्टडी करते हैं। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं? तो दोबारा से 1 मिनट के लिए फिर कहानी पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक वायर X जिसकी लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर, मास अप्लाई किया, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर खींचे जाता है।
अब हमने मास को क्या कर दिया, हटा दिया, और जब हम मास को हटाते हैं फिर हम इसकी लेंथ देखते हैं तो वो हमें कितनी मिलती है, 15 सेंटीमीटर। यानी ऐसे मटेरियल जो फोर्स हटाने के बाद कोशिश ही नहीं करते, अभी पिछला जो केस था उसमें थोड़ा तो कोशिश किया था, 15 से कितना गया, 14.8, 0.2 कोशिश करी, पर यहां तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। तो ऐसे कहलाते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, द मटेरियल विच डज नॉट ट्राई, कोशिश ही नहीं करते, डज नॉट ट्राई टू regain their original shape and size after removing of deforming force। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या होते हैं, पैराफिन वैक्स, ठीक है, पैराफिन वैक्स इसका एक क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा टाइप ऑफ मटेरियल। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो।